अर्थ की जब हम स्टडी कर रहे थे तो इसी बीच में हमने देखा था कि अर्थ के ऊपर बहुत सारे ऐसे मेजर डोमेन्स हैं जो उसको डिस्क्राइब करते हैं। मेरा मतलब है कि जब हम अर्थ को पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। मतलब लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, राइट। तो हमने वहां देखा अर्थ के ऊपर कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, ओशियंस है, ठीक है। मतलब हाइड्रोस्फीयर में हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो अर्थ को और बेहतर जानने के लिए अब हम क्या करेंगे, और डिटेल से थोड़े थोड़े और आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसी डिटेल को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था कि जो पूरी अर्थ बनी हुई है तो इसके ऊपर इंपॉर्टेंट जो डोमेन्स है जो जिसकी हमें स्टडी करनी थी वो क्या क्या चीजें हैं। तो इसके बीच में हमने हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स देखे थे जो कि आपको अच्छे से याद हो चुके होंगे। कहाँ कौन सा सिचुएटेड है और कौन सा किससे बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये भी आपको पता होगा। उसके बाद में हमने 5 ओशियंस भी देखे थे जिसके बारे में भी हमने डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़ा था। एंड आई थिंक आपको वो भी चीजें याद हो चुकी होंगी। तो आज हम बढ़ते हैं लैंडफॉर्म्स के ऊपर, राइट। आज हम सिर्फ लैंडफॉर्म्स ही पढ़ेंगे जो अर्थ के ऊपर मौजूद है। तो गाइस आप रेडी है आज के इस चैप्टर के लिए? तो चलो बिना किसी देरी के हम करते हैं हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट। मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, ये चैप्टर हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम इसके कीवर्ड्स देख ले कि आज के इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, ताकि हम उस चीज के लिए क्यूरियोसिटी बना ले, एक्साइटेड हो जाए इन चीजों को जानने के लिए और प्रिपेयर भी रहे। क्लियर? मतलब सारी बातें तो एक ही थी भाई, एक्साइटमेंट, प्रिपेयर होना, ये सारी। तो आज का जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे चैप्टर का ही नाम है, जो मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ है, वो सारी चीजें देखेंगे। फिर बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ दीज लैंडफॉर्म जो है ये भी देखेंगे कि ये जो लैंडफॉर्म्स है इसके पीछे बनने का राज क्या है। ओके, देन इनके यूजेस भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये यूजफुल है हमारे लिए, और इन्फ्लुएंस भी देखेंगे, इन्फ्लुएंस ऑफ लैंडफॉर्म ऑन ह्यूमन लाइफ, राइट। तो ये वाली चीजें भी पढ़ने वाले हैं। इसके बीच में आपके लिए एक बहुत अच्छा एक सस्पेंस रखा हुआ है जो आगे चल के आपको जरूर पता चलेगा। क्लियर? भाई हमारी जो अर्थ है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लेस है। तो जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो होना चाहिए ना, क्योंकि हम इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ को पढ़ रहे हैं, वहीं रहते हैं। तो देखते हैं। देखो आपको ये पता है कि अर्थ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्लियर? आज उसके सारे जो फैक्ट्स है उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। लेकिन पहले मैं एक बार डाउट क्लियर करा दूं कि जो लैंडफॉर्म्स पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है। देखो लैंडफॉर्म क्लियर है कि लैंड लैंड है, तो जो जितना भी स्पेस जहां पर लैंड मौजूद है उस इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जो लैंड वाला जो पार्ट है ना अर्थ का, उसके ऊपर बात कर रहे हैं हम। तो लैंड फॉर्म, ठीक है, जो भूमंडल भी बोल सकते हैं आप इसको, स्थलखंड भी बोल सकते हैं। तो उस चीज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो अब धरती इतनी बड़ी है, ठीक है, हमें ये भी पता है कि कहीं पर भी हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो कहीं पे भी इक्वल नहीं है, वो बहुत अनइवन है। कहीं पे ये फ्लैट है, कहीं पे थोड़ी ऊंची हुई है, कहीं पे उथली पुथली हुई है, कहीं पे कम हाइट है, कहीं पे बहुत ज्यादा हाइट है। तो भाई पूरा जो अर्थ है यहाँ पे कहीं पे भी एक जैसा प्लेन जो है वो कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। जी हाँ, हमने प्लेन जो है आगे चल के पढ़ेंगे तो वो दैट्स अ डिफरेंट। पर पूरी ही जो अर्थ है उसके ऊपर एक जैसा जो सिमिलर वाला कहता है ना कि वो स्पेस मिल जाए, तो वो चीजें पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं कि कहीं पे उथला है, कहीं नीचे है, कहीं पे वैलीज बनी हुई है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेन्स है। तो इस तरीके से ही पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है हमारी अर्थ के ऊपर, ये कहीं पे भी नहीं चलने वाली। तो ये जो लैंडफॉर्म्स है ना, तो इनके ऊपर डिपेंड भी करता है हमारे यहाँ के जो जितने भी एनिमल्स, जो प्लांट्स है, उनका ग्रो होना, वहाँ के क्लाइमेट का, वहाँ का जो वेदर है। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिपेंड तो होती ही होती है। क्लियर? इसके बाद में मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमारी जो अर्थ है इसके साथ में बहुत सारी प्रोसेस जो है वो पैरेलल चलते रहती है। बस कुछ चीजें ऐसी है जिसको हम देख पाते हैं, कुछ चीजें ऐसी है जिसको हम हमारी आंखों से नहीं देख पाते हैं, मतलब वो बिहाइंड द सीन बोलते हैं ना, तो वो चीजें हमारे साथ भी होती है।
तो नेचर जो है वो भाई बहुत खूबसूरत चीजें हैं, यहाँ पर भी कोई ना कोई एक्टिविटी होती ही रहती है। बस फर्क इतना है कि हम कभी उन एक्टिविटीज को देख पाते हैं, कहीं पर हम उन एक्टिविटीज को नहीं देख पाते। जैसे कि आप एक बहुत सुंदर सा प्लांट देखते हैं, तो वो प्लांट जो है वो ग्रो होता है, राइट, मतलब छोटे से बड़ा होता है, लेकिन हमें नहीं पता है कि उस प्लांट के अंदर वो भी लिविंग है, वो भी अपनी प्रोसेस कर रहा है, वो बढ़ रहा है। बस हम ये देखते हैं कि ये बढ़ते बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसके जो अंदर जितनी भी प्रोसेस है हम वो सारी चीजें नहीं देखते हैं। कहीं कोई पहाड़ खड़ा है, हम सब देखते हैं कि भाई यहाँ पर पहाड़ खड़ा है, लेकिन वो भी किसी ना किसी प्रोसेस के तहत ही बना हुआ है। तो ऐसे ही हमारी अर्थ पे बहुत सारी प्रोसेस चलते रहती है। कई चीजें हम देख पाते हैं, कई चीजें नहीं देख पाते हैं। जो देख पाते हैं वो एक्सटर्नल हो जाती है प्रोसेस में, और जो नहीं देख पाते हैं वो इंटरनल हो जाती है। क्लियर? तो चलो देखो, कहीं पर हमारे पास में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां बनी हुई हैं, क्लियर, कहीं पर एकदम प्लेन वाला एरिया आता है, कहीं पर नदी उसके ऊपर बहती है। तो देखो ये जो पहाड़ वाला एरिया है वहां पर भी आप कोई भी इवन चीजें नहीं देखते हो। तो अर्थ का जितना भी स्पेस है वो अनइवन है, ठीक है। जो भी मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, हम उन मूवमेंट्स को मतलब जितनी भी एक्टिविटीज होती है हम उन एक्टिविटीज को देख ही नहीं पाते हैं, ठीक है। अब लिथोस्फीयर में जब हम देखें तो क्या होता है कि कई चीजें मतलब जो अंदर ही अंदर चलती है, जैसे कि मोल्टेन रॉक्स हो गई, तो ये इंटरनल प्रोसेसेस में हो जाते हैं। कि जो भी इंटरनल प्रोसेस में जो मोल्टेन रॉक्स का मैं बोल रही हूँ, तो ये हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। मतलब अंदर ही अंदर जो है ना, धरती के अंदर, मतलब जो ये जो लेयर है इसके अंदर ही कोई ना कोई प्रोसेस हो रही है। जैसे यहाँ पे अंदर ही कुछ बहुत ज्यादा ज्वालामुखी वगैरह हुई, ये उठ के आ गई, तो ये प्रोसेस तो हिडन है भाई हमसे, इस प्रोसेस को तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं, अंदर हो रही है, तो इसके बारे में हम फैमिलियर ही नहीं है। तो ये वाली जो हिडन वाली प्रोसेसेस होती है इसको हम कहते हैं इंटरनल प्रोसेस। दीज आर ऑफ्टन कॉज्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मोल्टन रॉक्स अंडर द लिथोस्फीयर एंड इट इज टर्म एज एन इंटरनल प्रोसेस। लिथोस्फीयर आपको पता है, हमने बताया था कि जो अर्थ की जो अंदर की जो सतह है उसे ही हम कहते हैं, जो उसका फर्स्ट वाला रहता है उसको हम क्रस्ट भी कहते हैं। तो इसके अंदर भी बहुत सारी प्रोसेसेस होती है जो हमें नहीं पता है, और वो प्रोसेस अंदर ही अंदर हो रही है, इसलिए हमने उसको क्या कह दिया, इंटरनल प्रोसेसेस कह दिया। कुछ एक्सटर्नल प्रोसेस भी होती है, ठीक है, हमें वो नहीं पता है कि एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होती है। देखो हवा उड़ती है, पानी बहता है, नदियां बहती है, तो इस टाइप की भी बहुत सारी प्रोसेसेस कंटिन्यू होते रहती है, बट हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें जो है ना, तो इसके बारे में हम जान ही नहीं सकते। पानी बह रहा है, हवा उड़ रही है, बर्फ जम रहा है, तो ये सारी जो मतलब जो हम देख पा रहे हैं, हम जब हवा चल रही होती है तो कुछ ना कुछ उड़ा के लेके जा रही है, तो हम उन चीजों को देख पाते हैं, ठीक है। बर्फ जम रहा है तो बर्फ वहां पे जम जाता है, तो उसको हम देख रहे हैं, हाँ, उसके अंदर की बिहाइंड वाली चीज नहीं देखते हैं। पानी बह रहा है, हम उसको देख पा रहे हैं। तो ये सारी जो भी प्रोसेसेस होती है इसको हम एक्सटर्नल प्रोसेस कहते हैं। और एक्सटर्नल प्रोसेस भी ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का हो गया, तो इसमें भी बहुत सारी कैसी प्रोसेस, जैसे कि कहीं पर कुछ जो लेयर है, अर्थ की लेयर है, वो टूट करके आ रही है, वो एक जगह से उठा करके उसको दूसरे प्लेस के ऊपर शिफ्ट कर रही है, तो उसको हमने इरेजन बोल दिया। फिर क्या होता है कि ये चीजें जो है वो एक जगह डिपॉजिट भी करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तो लेकर के चले गए इरेजन में, लेकिन उस जो अर्थ की जितनी भी लेयर्स होती है, जब वो उठ करके मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह उसको बहा करके ला लिया जाता है, या उड़ा करके ला लिया जाता है। तो यहाँ से जैसे एक जगह ला करके आप उसको दूसरी जगह फेंक रहे हैं, तो ये वाली जो प्रोसेस होगी कि यहाँ से उठा के यहाँ जा रहा है, तो इट इज कॉल्ड इरेजन, राइट। तो इसको आपने इरेजन कह दिया, ये प्रोसेस हो गई। और फिर एक प्रोसेस होती है कि यहीं पर आप इसको डिपॉजिट कर देते हो, और यहाँ से मतलब यहाँ पे वो कलेक्ट हो जाती है, तो उसको कहते हैं डिपोजिशन, ठीक है। इसकी इस जो इरेजन की प्रोसेस है उसमें आपने इसको बहा करके लेके आ गए, इसको उठा के रख दिया, और उसको वापस से जब आप इसको फॉर्मेट कर रहे हो तो वो कहलाता है डिपोजिशन। दिस इज एन एक्सटर्नल प्रोसेस कॉल्ड इरेजन विच रिमूव मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस एंड डिपॉजिट इट इज एट अनदर बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, राइट। तो ये हमारी एक्सटर्नल प्रोसेस होती है, और इंटरनल प्रोसेस जो है वो बिहाइंड द अर्थ होती है, मतलब जो लिथोस्फीयर है उसके अंदर होती है क्रस्ट में। तो हमें ये चीजें नहीं दिख पाती है, लेकिन हाँ, हमें इसका अनुभव हो जाता है, हम इसको फील कर पाते हैं। इसीलिए हम आए दिन देखते हैं ना कि वहां पे अलर्ट किया है कि वहां पे भूकंप आने वाला है, वहां पे मतलब सुनामी आने वाली है। तो इस तरीके की चीजें साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, तो ये चीजें होती हैं।
ठीक है। अब इस टाइप के जो भी एक्सटर्नल प्रोसेसेस है, इंटरनल प्रोसेसेस है, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें हो रही है तो ये कुछ ना कुछ आउटपुट देने ही वाले हैं, कोई ना कोई रिजल्ट जरूर देंगे। तो इन सब के रिजल्ट से तीन फॉर्मेशंस होते हैं, राइट। तीन जो मेजर लैंडफॉर्म्स है वो क्रिएट होते हैं, वो अभी हम देखेंगे। देखो इतनी सारी, जब हमने देखा कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी, हमारी अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट चीजें हैं, बहुत ज्यादा सरप्राइजेस है। मैं आपको ये बता दूं कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी चैप्टर इतना एक्साइटमेंट देगा आपको, आपको क्यूरियोसिटी देगा पढ़ने के लिए, क्योंकि हम जो भी चीजें पढ़ने वाले होते हैं, जो भी चीजें समझने वाले होते हैं, तो वो हमारे मतलब सराउंडिंग ही चीजें होती है। जो अब हम पढ़ने वाले हैं चीजें, तो ये भी हमारे आसपास की है। हम नदी देखते हैं, हम पहाड़ देखते हैं, हम पर्वत देखते हैं, ठीक है, माउंटेन्स देखते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन क्या हमें पता है कि भाई ये बना कैसे है, किस वजह से यहाँ पर स्थित है, क्यों क्यों इतना ज्यादा मतलब प्यारा है, बुरा है, जो भी उसके फीचर्स है, हमें ये सारी चीजें नहीं पता है। जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो जब भी आप वहाँ नेक्स्ट टाइम जाए तो क्या होगा, हमारे लिए मतलब एक सुकून भी होगा ना कि भाई हमें पता है हमने ये जगह विजिट की है, तो ये किस वजह से की है और कितना अच्छी चीज है, तो सारी इंफॉर्मेशन हमें उसके बारे में पता चल जाती है, राइट। तो हमारे को, हमारे इन्वायरमेंट को जानना नहीं इम्पोर्टेंट होता है। अब जितनी भी इंटरनल प्रोसेसेस हुई है, मतलब जो अर्थ है उसके अंदर हुई है, अर्थ के ऊपर हुई है, मतलब जो लैंडफॉर्म्स है उसके ऊपर हुई है, लिथोस्फीयर के ऊपर, राइट। तो इसके ऊपर जो जो भी प्रोसेसेस हुई है, तो उसके रिजल्ट से हमारे पास तीन मेजर टाइप के जो लैंडफॉर्म्स है वो बनते हैं। और वो कौन कौन से हैं? माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। क्लियर। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे प्लेन क्यों लेकर के आए, और आपने तो कहा था कि हमारी जो अर्थ है वो कहीं पर भी इवन नहीं है, प्लेन नहीं है, ठीक है। मेरा मतलब इवन से था कि वो एक जैसे फॉर्म में नहीं चलती है। प्लेन का मतलब मेरा क्या आ रहा है, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी आगे चल के। अभी हम इन चीजों को एक एक करके डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ थ्री मेजर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं माउंटेन से। आपको पता है कि हम आए दिन टीवीज पे और मतलब यूट्यूब वगैरह पे बहुत जगह, और हम लोग इन जगह पे जान मतलब देखते हैं इन चीजों को, और हमें बहुत अच्छे लगते हैं ना। कई गाने आते हैं वादियों पे, पहाड़ों पे, हवा के झोंके टाइप से, तो हमें बहुत पसंद भी आते हैं। हम इन जगह जाना भी चाहते हैं, नेचुरल ब्यूटी भी कहते हैं हम, और हम यहाँ पे जाके इंजॉय भी करना चाहते हैं, है ना। तो आज हम देखेंगे कि ये जो माउंटेन्स है, कि भाई ये माउंटेन्स आए कैसे हैं, जिसकी खूबसूरती हमें इतनी ज्यादा पसंद है, जो हमारा मन इतना मोह लेते हैं। तो इनके पीछे, इनके रीजंस को भी तो जानना बनता है ना, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम यहाँ पर विजिट करें तो हमें सारी इसके जो बिहाइंड की जो पिक्चर है वो सारी पता हो। ठीक है, जब आप यहाँ जाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि मुझे पता है कि ये जो माउंटेन है वो किस तरीके से बना हुआ था, ये किस वजह से यहाँ पर सिचुएटेड है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं माउंटेन्स। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देख ले कि भाई माउंटेन्स एक्चुअल में होते क्या है। तो देखो, जब भी आपने कभी भी माउंटेन देखा होगा तो उसको देखा होगा तो उससे क्या देखा कि हमेशा जो हमारी जो नॉर्मल लेवल है, मतलब जो सरफेस है, तो उससे ये कुछ होते हैं, कुछ ऊंचे होते हैं, करेक्ट। मतलब वो कभी आपको एकदम इक्वल तो दिखेंगे नहीं, कि आप किसी माउंटेन पे गए और वो आपको इक्वल दिखाई दे रहे हो। जब आपको माउंटेन्स दिखाई देते हैं, इट मीन कि माउंटेन की डेफिनेशन ही ये हो गई है कि हमारा जो जो लेवल है, ठीक है, तो ये उससे ऊंचे होते हैं, ठीक है, हाइटेड होते हैं। क्लियर। इनकी मतलब स्पेशलिटी क्या होगी कि यहाँ से जो स्पेस होता है, इनका जो मतलब बेस होता है, जो स्पेस का देखे इसके बारे में बात करें, तो बेस जो है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होगा, और ऊपर जैसे ही चलते जाएंगे तो इनकी जो हाइट के साथ साथ इसका बेस जो है वो कम होते जाता है। ठीक है, मतलब जो हमारा नॉर्मल प्लेस है, तो उसके अकॉर्डिंग ये माउंटेन जो होते हैं वो ऊंचे होते हैं, और ये कितने भी ऊंचे हो सकते हैं, डजन मैटर। बहुत हाइटेड, हमने एवरेस्ट की हाइट देखी थी 8848 मीटर्स, ठीक है। तो वो कितनी भी हाइट हो सकती है। तो माउंटेन की डेफिनेशन देखने के लिए सिंपल सा है कि जो आपका लैंड मास है उससे वो हायर देन इट सराउंडिंग एरिया, जो भी सराउंडिंग एरिया है तो वो उससे थोड़ा सा हायर ही होगा। क्लियर। और फिर क्या होता है कि कभी भी जब आप एक माउंटेन देखने जाते हैं तो आपको एक सिंगल नहीं दिखता है, ठीक है, एक सिंगल माउंटेन तो आपको कभी शो ही नहीं होता है। कई बार हमें क्या होता है कि मतलब कंटिन्यूअसली हमें एक चेन दिखाई पड़ती है, ठीक है, चेन मतलब एक बड़ा माउंटेन, फिर एक छोटा माउंटेन, फिर इसके पीछे हम एक और एक ऐसी पहाड़ी सी देखते हैं इसके पीछे जो हमें बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पर हमें धोखे से सनसेट दिखाई दे जाए तो फिर तो क्या ही बात।
जो सीरीज चल रही है इसे ही हम माउंटेन रेंज कहते हैं, और ये बहुत ही किलोमीटर तक के, डजन मैटर कि कितने किलोमीटर्स तक की ये जाती है। क्लियर, मतलब ये कंटिन्यूसली बहुत लंबे लंबे एरिया तक की निकलते जाती है। अब कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर क्या होता है कि यहाँ पर आइस जो है वो जमी हुई होती है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हमेशा आइस जो है ना, क्या ग्लेशियर जो है वो जमे हुए होते हैं। जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो तो आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम तो होते ही जाता है, आपको यहाँ पर और ज्यादा ठंड भी फील होने लगती है। ठीक है, कुछ ऐसे भी माउंटेन्स होते हैं जो कि जमीन के अंदर होते हैं, जमीन के अंदर इन द सेंस कि वाटर में होते हैं, सॉरी जमीन के अंदर गलत वर्ड हो गया, कि ये वाटर के अंदर होते हैं, मतलब जिन्हें आप देख नहीं सकते। ठीक है, जो हमारा हो गए, सीज हो गए, तो इनके अंदर भी कुछ माउंटेन्स होते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते, हम उन्हीं को देख पाते हैं कि जो हम मतलब जो ऊपर ऊपर रहते हैं उन्हें देख पाते हैं। तो माउंटेन्स हो गए हैं कि जो भी आपके सराउंडिंग एरिया है तो उससे थोड़े ऊंचे होते हैं, और ये कितने भी हाइट के हो सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा कि जो इसकी ढेर सारी जो सीरीज चल रही है, जो माउंटेन की जो लाइन है, जो चेन है, हम उसी को रेंज कहते हैं। ये 1000 of किलोमीटर जा सकते हैं, कोई मैटर नहीं है कि कितने लंबे होंगे। जब हम लोग ट्रेन वगैरह से ट्रेवल करते हैं तो देखते हैं ना कि बस से, ट्रेन से, तो जब जैसे जैसे हमारी बस या ट्रेन चलते जाती है तो हमें बहुत दूर के पीछे से ना एक ऐसी पहाड़ियों की लाइन दिखाई देती है। ठीक है, सबने नोटिस किया होगा, और हमें ऐसा लगता है कि वाह कितने पास तो है, ये बहुत ही पास में है। फिर जब मैंने देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अच्छा बादल तो यहीं पे है, अगर हम इसकी हाइट पे पहुंच गए तो हमें बादल तो दिखाई दे जाएंगे। मतलब इसका ये हुआ कि कुछ माउंटेन्स इतने हाइट में होते हैं कि वहां से आप बादलों को देख सकते हो। ठीक है, जब आप प्लेन में भी जाते हो तो तब ऐसे ही होता है ना कि उसी के बीच में से निकलते हैं, क्योंकि बादलों की हाइट इतनी ज्यादा नहीं होती है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो सबसे जो बड़ा हमारे पास में एवरेस्ट है वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जो सभी को पता है, जो सी लेवल से हम बताते हैं, तो इसकी हाइट कितनी जाती है, 8848 मीटर्स। मैंने ये बताया ना कि इनकी हाइट जो है वो कुछ भी हो सकती है, मतलब आप छोटे से बड़े इसमें भी देख सकते हो, मतलब आप 600 से लेकर के भी जा सकते हो कि मतलब हाँ 600 से भी जा सकते हो कि कितनी हाइटेड के माउंटेन्स होंगे। और हमें पता है कि सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है सी लेवल से, माउंट एवरेस्ट है, सभी को पता है। और इसको सबसे पहले किसने वहां पर सबमिट किया था, हमारे इंडिया से, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। क्लियर, फिर अब हमारे पास में हमने तो ये तो देख लिया कि ये माउंट मतलब ये एवरेस्ट के टाइप हो गए, लेकिन अब हम सॉरी एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंचा हो गया, सॉरी मैं थोड़ा स्लिप हो रही हूँ। ओके, बाहर फटाके भी तो इतने जल रहे भाई। ओके, तो हमारे पास माउंटेन जो है उसके भी टाइप्स है, कि माउंटेन जो है हम सब देख लेते हैं ना कि भाई ये माउंटेन है, एक हाइट वाली, एक मतलब एक बिल्डिंग बोल रहे हैं अभी फिलहाल, तो ये खड़ा हुआ है, एक चट्टान खड़ी हुई है तो हमने इसी को माउंटेन बोल दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके साथ में भी माउंटेन्स के भी बहुत सारे टाइप है, तो हमने क्या किया कि सहूलियत के अकॉर्डिंग हमने 3 टाइप्स में माउंटेन को डिवाइड कर दिया, राइट, कि 3 टाइप के जो माउंटेन्स है हम उसको देखेंगे। एक तो होता है हमारे पास में फोल्ड माउंटेन्स, सेकेंड होता है ब्लॉक माउंटेन, और फिर होता है वॉल्केनिक माउंटेन्स। तीनों को डिटेल के साथ में पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक के हमारे माइंड में क्या चीजें थी, एक ही थी कि भाई कोई भी चीज है तो वो सिंगल या माउंटेन देखते हैं, कहीं का भी हमें सिर्फ एक ही फर्क नजर आता है कि कहीं कहीं पर आइस लगी प्राइस नहीं है। हमारे नॉर्मल नॉर्मल वाले एरियाज में जाते हैं तो हमें वहां पर जो ग्लेशियर्स है उसके ऊपर दिखाई नहीं देते, बट हम जम्मू कश्मीर वाले रीजन में जाए, कश्मीर वाले इसमें जाए, तो वहां पर हमें सारे जो माउंटेन्स है उसके साथ में क्या दिखते हैं, हमें ग्लेशियर्स भी दिखाई पड़ते हैं। और अगर हम सेंटर में आ जाए, एमपी साइड में देखें, तो यहाँ के माउंटेन्स में आपको ग्लेशियर्स दिखाई नहीं देंगे। तो चलो, ये सिर्फ हमने जो हम देख पाने वाले जो हमारे थे ना, क्या कहना चाहिए, जो हम देख पाते हैं, डिफरेंस देख पाते हैं, तो वही थे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं भाई। तो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ माउंटेन्स। तो मेजरली जो माउंटेन्स है वो 3 टाइप के हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन, और मैं आपको इनके बीच का डिफरेंस भी दिखाऊंगी कि ये कैसे होते हैं। देखो फोल्ड माउंटेन, अब फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं भाई, देखो हमने क्या बात की थी कि हमारे पास में पूरा जो अर्थ है वो ऐसा है, और उसके लेवल से एकदम हाइट में क्या है, यहाँ पर बहुत सारे वो है माउंटेन्स। तो क्या होता है कि जब फोल्ड माउंटेन क्या है कि जो हमारी अर्थ का स्पेस है, राइट, अर्थ स्पेस जो है, तो वहां पर क्या होता है कि अर्थ का जो सरफेस है, सॉरी मैं स्पेस बोल रही हूँ, तो वो थोड़ा सा पुश्ड हो जाता है, वो थोड़ा सा हट जाता है, वो एक अपोजिट डायरेक्शन तरीके से। तो ये एक पहाड़ ऐसी चली है, पूरी पहाड़ ऐसी करके रख दूं, लेकिन क्या हुआ कि ये वाली जो
थोड़ी सी ये इस तरीके से आ गई है, फिर थोड़ा सा ये अपनी जगह से ऐसे हट गई है, तो ये ऐसे चिपके चिपके में जाकर के ऐसे बन जाती है। तो व्हेन अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज पुश्ड अप फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, wrinkles और fold are a formant which form fold mountains। ठीक है, तो इस तरीके के जो माउंटेन्स क्रिएट होते हैं ना छोटे छोटे पार्ट्स में, तो हम इसे ही फोल्ड माउंटेन कहते हैं। ठीक है, फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल्स देखने हैं तो हम हिमालय को देख सकते हैं, रॉकी पर्वत को देख सकते हैं, जो कि यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। अब आप कहोगे यंगेस्ट कैसे, कि भाई क्या इनकी भी एज है? बिल्कुल है, क्योंकि ये सारी चीजें हैं, हमें पता है कि ये किसी ना किसी एक्टिविटी के तहत चीजें बनी हुई हैं। तो जो हिमालय वगैरह है ना, तो भाई ये बहुत ही बरसों से नहीं है कि जब से पृथ्वी बनी हुई है तब से आप इसको देख पा रहे हो। ठीक है, ये तो हमें पता है कि एक्टिविटी हो रही है, तो इसी के तहत पता है हिमालय जो है वो बाद में बना हुआ है। ठीक है, जब हम इसको एक सेपरेट सेक्शन में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे दो प्लेट्स टकराती है, वहां पे एक ओशन है, फिर उसके बाद में वहां पर प्लेट के टकराने से लावा क्रिएट होता है, और वहां पर कैसे हिमालय जो है वो क्रिएट होता है, तो ये हम बाद में जरूर देखेंगे। तो ये हिमालय और जो रॉकी जो माउंटेन्स है वो एकदम यंगेस्ट माउंटेन है। और यंगेस्ट का मतलब ये भी मत ले लेना कि 1920 में जन्मे हुए हैं, भाई इसमें भी था मतलब 100-200 ईयर्स के गैप्स तो है ही है। These mountains may be very high with slip slopes and sharp peaks। देखो ये वाले जो माउंटेन्स होते हैं तो इसमें सिंपल सा है कि किस तरीके से होंगे, मैंने आपको ड्रॉ जो है वो मेंटेन करके बताया ही है कि ये किस तरीके से बने हुए हैं। कि आप क्या करेंगे, आप सीधे सीधे जो जिस तरीके के है ना, क्यों इतना शोर हो रहा है भाई, जिनके जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या, इनके जो शार्प है मतलब बहुत ऐसे जो नुकीले है ना, तो इस टाइप के है, और है तो मतलब इस तरीके से फिसलने वाले जो हम देखते हैं ना, जो पिक्चर्स में हम लोगों को देखने को मिलता है, जो हमें बहुत पसंद है। ठीक है, जिसे हम वादिया कहते हैं, तो यही वादिया जो है वो फोल्डेड माउंटेन्स कहलाते हैं। क्लियर गाइस? तो फोल्डेड माउंटेन के एग्जांपल अगर आपसे पूछे तो आप कौन कौन से बताएंगे? आल्पस, ठीक है, रॉकीज, हिमालय। तो इन सारे जो माउंटेन्स हैं इसको आप कहेंगे कि ब्लॉक माउंटेन्स। तो वो माउंटेन्स के एग्जांपल वहां पर देख लिए थे। अब आते हैं हम ब्लॉक माउंटेन के ऊपर। तो फोल्डेड माउंटेन जो है वो तो देख लिया, अब आप ब्लॉक माउंटेन को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कि क्या डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि मैम वहां पर था कि वो वाले जो माउंटेन थे तो वो हमने इस तरीके से देखे थे, मतलब ऐसे स्लोप जा रहे थे, उसमें एक पीक पॉइंट आ रहा था, शार्प इसका जो कॉर्नर है वो एकदम शार्प था, पीक पॉइंट, और इस तरीके से आ रहे थे, और यूं ऐसे चिपके चिपके ऐसे ऐसे थे, मतलब थोड़ा थोड़ा जो जमीन है वो खिसक गई थी। अब आप यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये वर्टिकली इस तरीके से स्टैंडर्ड है। ठीक है, थोड़ा स्पेस भी आ रहा है इन लोगों के बीच में, है ना, शो हो रहा है इसी तरीके से। तो भाई ब्लॉक माउंटेन्स वो होते हैं कि जब इनका एक जो टुकड़ा है, एक बहुत बड़ा भाग जो है, मतलब टुकड़ा, मतलब इतने बड़े पर्वत से तो आप माउंटेन से बोलेंगे ना कि वो एक टुकड़ा ही है, तो वो टूट करके मतलब एक साइड में जगह मतलब जम जाता है। जैसे कि यहाँ से हो सकता है ये बहुत इस तरीके का हो, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो कि एक टुकड़ा टूट करके यहाँ पर ये बन गया। तो इस टाइप के जब अलग अलग चेन्स बनते जाती है, देखो जैसे कि ये सपोज ये पूरा इस तरीके से था, तो यहाँ से एक टुकड़ा टूट सकता है, वो अलग कहीं से सेट हो सकता है, तो इसे हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। दीज आर क्रिएटेड विद अ लार्ज एरिया डिस्प्लेस वर्टिकली बिटवीन टू क्रैक और फॉल्स। इनके बीच में जब क्रैक्स आ जाते हैं, फॉल्स हो जाती है, तो ये वर्टिकली खड़े हो जाते हैं, और इन्हें ही हम ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। द ब्लॉक्स which are uplifted are called Horst or block mountains, while are those which are lowered are called Garban and Rift valleys। ठीक है, हम कहते हैं ना कि वेलीज है, घाटियां है, तो इसके बीच का जो स्पेस होता है तो उसी को हम वेलीज कह लेते हैं। ठीक है, माउंटेन्स जो है, अब इसके एग्जाम्पल के ऊपर बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो है हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंटेन। इसके साथ में और भी एग्जांपल देखे तो यूरोप की जो राइन है, ठीक है, राइन वैली ऑफ यूरोप आर एग्जांपल ऑफ। ठीक है, वॉसेस जो है, वॉसेस को थोड़ा सा मुझे पढ़ने में दिक्कत देता है ये वर्ड, तो ये वॉसेस है एक्चुअल में। ठीक है, वॉसेस, ठीक है, वॉसेस माउंटेन और राइन वैली जो है यूरोप की, ये माउंटेन एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट जो है, तो ये जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं इसके एग्जाम्पल्स है। तो मैंने दोनों के बीच में फर्क भी बता दिया है। जब आप इन माउंटेन्स के ऊपर विजिट करने जाएंगे तो आपको पता होगा कि भाई ये माउंटेन फोल्डेड है और ये ब्लॉक माउंटेन है, तो ये क्लियरली आपको पता होगा वहां पर। ठीक है, तो जब भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाए, फैमिली के साथ जाए, तो क्या कहेंगे कि भाई ये जो माउंटेन है इस तरीके से बना हुआ है और इसका एग्जाम्पल ये है, आप सिर्फ इसको माउंटेन ना समझे। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास में हमारा वॉल्गेनिक
माउंटेन। अब इसके नाम से ही क्लियर है कि ये माउंटेन क्या होने वाला है भाई, लेकिन दिखने में तो बहुत ही सुंदर है लेकिन उतना ही खतरनाक भी हो सकता है ये। मैंने आपको बताया था कि हमारी अर्थ जो है उसके अंदर बहुत सारी इंटरनल प्रोसेसेस होते रहती है जो हमें पता नहीं चलती है, ठीक है, पता उन्हें चलती है जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब जो हमारे साइंटिस्ट हो गए जो अर्थ के हैं वो इनके ऊपर काम कर रहे हैं, तो इन्हें पता होता है कि यहाँ पर ये चीजें जो है ये प्रोसेस हो रही है, तो ये कभी भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वहाँ पे क्रिएट हो सकती है। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या होता है कि जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है कहीं पर, क्लियर, हमें पता है कि अर्थ के स्पेस में जब कहीं पे भी वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही होती है, सपोज ये वाली जो अर्थ है ये वो हो गई, इसके अंदर जो एक्टिव होती है तो क्या होगा कि वो एकदम से पूरा उठ करके यहाँ पर पूरा जितना लावा है वो पूरा ऊपर उठ के आ जाता है, क्लियर, मतलब अंदर का जितना भी एकदम जल के उठ के ऊपर आ जाता है, और जब वो ऊपर उठ के आ जाता है तो वो धीरे धीरे लंबा समय लेता है और वो शांत होकर के यहीं पे पड़ा, इतने ज्यादा अमाउंट में निकलेगा तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा है, तो इनने क्या किया यहाँ पर जो लावा यहाँ पे शांत हो गया और शांत होकर वो एकदम हार्ड फॉर्म में जब जमा हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एज अ माउंटेन, तो इसे ही हम कहते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स, क्लियर। ये जो प्रोसेस है आप देख सकते हो इसमें किस तरीके की, ये जो एकदम फ्लैट सरफेस है इसके अंदर जब वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रही है तो एकदम से ये लावा उठ आता है, एकदम ब्लास्ट वाला बाहर आता है, और ये होते हुए बहते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, तो क्या होगा कि ये धीरे धीरे क्या होगा यहाँ पर जमा हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ये माउंटेन क्रिएट कर लेने वाला है। These are formed as a result of volcanic activity. Molten lava erupts from opening in the earth crust. On reaching the surface it cools and harden gradually with the passage of time. हाँ, थोड़ा समय तो always लेगा ही लेगा. As layer of lava fill up around the opening and gradually a mountain is formed. अब हम बात करें कि इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, तो जापान में अगर हम देखें तो जापान में इसका एक एग्जाम्पल मिल जाएगा, किलिमंजारो जो है, किलिमंजारो भी वॉल्केनिक का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। जापान में कौन सा, फ्यूजियामा, ठीक है, फुजियामा, आप इसको फुजियामा या फ्यूजियामा भी पढ़ सकते हो। इन जापान माउंट एवरेस्ट किलिमंजारो में, किलिमंजारो इन तंजानिया, सॉरी किलिम है ना, माउंटेन किलिमंजारो इन तंजानिया आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो गाइज इतना था हमारे माउंटेन्स के बारे में कि माउंटेन्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं, तो हमने मेजरली तीन, एक तो हमने खूबसूरत सी ये वाली वादियां पड़ी हुई थी जिसको हमने फोल्डेड माउंटेन के नाम से दिया, ठीक है, इस तरीके से सुंदर सुंदर। फिर हमने एक ब्लॉक माउंटेन पढ़ा जैसे वर्टिकली खड़े हुए थे, मतलब जिसके टुकड़े टूट टूट के ये गिर पड़े हुए थे। एक हमने देखा कि जो लावा है वो उठता है और फिर वो धीरे धीरे फिर इस तरीके से शांत होता है और ये बनता है हमारे पास में वॉल्केनिक माउंटेन के रूप पर। अब ये तो हो गया, माउंटेन्स पड़ गए, तो क्या ये माउंटेन्स हमें कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं, क्या ये कोई काम के हैं हमारे लिए? ऑब्वियसली है। हमारा जो नेचर बना हुआ है तो वहां पर जो भी नेचुरल एक्टिविटीज होती है, ठीक है, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ नेचुरल एक्टिविटीज की, तो जितनी भी नेचुरल एक्टिविटीज हमारे यहाँ पर हमारे सराउंडिंग घटित होती है तो वो आपके बेनिफिशियल के लिए ही होती है, वो आपको हमेशा मदद करती है, उसका कहीं पे भी आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर गॉड ने, अगर नेचर ने, यूनिवर्स ने कोई चीज क्रिएट की हुई है तो वो आपको हमेशा मदद करेंगी, उसका कोई भी आपके ऊपर साइड इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब आप उसके साथ में खिलवाड़ करते हैं, ठीक है, क्लियर है कि जब भी किसी के साथ में, न्यूटन का तीसरा नियम ही कहता है ना कि प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जब आप उसके ऊपर कोई अगेंस्ट उसके कुछ काम करते हैं, कोई हमें आके तमाचा मारे तो हम इतने अच्छे नहीं है, सॉफ्ट बिहेवियर नहीं है कि हम जाके दूसरा गल आगे कर दें, हम उसके ऊपर अगेंस्ट काम करेंगे। तो ऐसे ही नेचर के साथ में भी होता है, जब आप उसके साथ में अच्छा बिहेवियर कर रहे हो तो वो बना ही आपके हेल्प के लिए है, वो आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराएगा भाई, लेकिन जैसे ही आप उसके अगेंस्ट करते हो तो वो भी अपना काम करेगा, ठीक है। जिस तरीके से आपको वो आपको हेल्प करती है तो आप भी उसे हेल्प करेंगे तो वो भी आपको हेल्प करने वाला ही है, क्लियर। तो इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स देखें तो माउंटेन भी आपको बहुत मदद करता है, अब वो कैसे हेल्प करेगा तो वो देखेंगे। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम कई बार जाते हैं घूमने के लिए, हमें वहां पर एक एकदम क्या शांति मिलती है, एक पीसफुल माइंड जो होता है वो मिलता ही है, तभी कई बार कहते हैं ना कि हम जा रहे हैं हिमालय के ऊपर, है ना, तो ये चीजें होती है। तो माउंटेन्स है वो हमेशा आपको हेल्प तो करते ही करते हैं। अब उसके हम कुछ कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरीके से करते हैं। देखो माउंट एवरेस्ट के ऊपर ना हमने देखा है कि हम लोग कई जगह देखते हैं माउंट, यार सॉरी
मेरे माइंड में ना माउंटेन्स को लेकर के सिर्फ बार बार माउंट एवरेस्ट ही आ रहा है। सॉरी, अब मैं जहाँ पे भी एवरेस्ट बोलूँ तो वहां पर माउंटेन्स ही होंगे, ठीक है। तो माउंटेन्स जो होते हैं तो यहाँ पर एकदम फ्रेश वाटर जो है उसको होल्ड किए होते हैं। हम ग्लेशियर्स देखते हैं, ठीक है, कश्मीर वाले एरिया इलाके में जाते हो हम देखना वहाँ पर बर्फ जमी हुई है। तो जो ग्लेशियर्स होता है ना, तो यहाँ पर एकदम पीक पॉइंट पे जो ग्लेशियर्स जमा होते हैं तो ये वाटर को कंजर्व करके रखते हैं, मतलब वो वहाँ पे काम आते हैं। और जैसे जैसे जो टेम्परेचर आगे पीछे होता है तो ये फ्रेश वाटर जो है जो नीचे वाले लोअर हाइट्स है तो वहाँ पर ये रिवर का काम करते हैं। मतलब जो रिवर में वहां से जब बह के आते हैं तो ये रिवर का सोर्स होते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर ये ग्लेशियर्स बने हुए हैं, जब टेम्परेचर में थोड़े ये मेल्ट हो जाएंगे तो क्या होंगे, यहाँ जो नीचे वाला एरिया तो यहाँ पर जो नदियां है, जो रिवर्स है, तो वहां पर पानी का सप्लाई कौन करने वाला है, ये ग्लेशियर्स, ठीक है। यहाँ पर थोड़े बहुत जितना हम फ्रिज में आइस जमाते हैं उतना कुछ होगा, भाई बहुत लंबे अमाउंट में होता है ये। क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिवर की, तो रिवर को सप्लाई कर रहा है, इट मीन कि बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा। तो जैसे जैसे ये मेल्ट होता है तो ये पानी तो यहाँ पर आता है और ये रिवर्स में पानी सप्लाई करते जाता है। जब करता है तो उस एरिया में कितनी ज्यादा प्रॉफिट होंगे, अगर वहां पे कोई एग्रीकल्चर फार्मिंग हो रही है तो वहां पे भी ये पानी यूज हो जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी वाला जनरेट कर रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, तो वहां पर भी ये काम आता ही आता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया इसका। तो mountains are storehouse of fresh water. Several glaciers are found on peak of mountain, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। These become source of river at lower heights. वो बहकर नीचे पानी में ही आएगा। The fast flowing river are not just ideal for generating hydro electricity but also irrigations. ये जो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है तो ये सिर्फ जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसे ही जनरेट नहीं करा रहा है, बट ये इरिगेशन के भी काम आ रहा है। क्लियर। अब जो ग्लेशियर्स होते हैं, मतलब सॉरी जो पहाड़े होती है, तो यहाँ पर लोग तो रह नहीं सकते, ठीक है। मतलब हाँ, कोई कोई जो वैलीज है वहां पर कुछ कुछ कल्टीवेशन ऑफ जो है क्रॉप्स होता है, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ जगह पर यहाँ पर लोग नहीं रह पाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि वो स्लोब्स होते हैं तो वो एकदम स्पेस, मतलब जो फ्लोर मतलब प्लेन जो सरफेस है वो प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो वहां पे फार्मिंग करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे जगह पे क्या होता है, मतलब आप देखोगे कि पहाड़ों पे ना बहुत सारे जंगल, हम पहाड़ों को जंगल के तौर पे भी देख लेते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं, ठीक है। तो ये सारी जो जंगल है ना, तो ये भी हमें काम आते हैं। जब आप जंगलों में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मेडिकल प्लांटेज जो होते हैं, मेडिसिन वाले प्लांट वो लगाए गए होते हैं जो कि काम आते हैं, ठीक है। जो आप जिसका प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, वो खेती वाले वहां पर आप गेहूं मक्का तो नहीं उगा पा रहे हैं, लेकिन वहां पर जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं तो वो आपको इकोनॉमी क्रिएट करने में भी हेल्प करते हैं। बहुत सारी मेडिसिन होती है, गम हो गया, रेजिन हो गया, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो कि आपको इकोनॉमी डेवलप करने में होते हैं। ये जो प्लांट्स है इसके थ्रू कोई ना कोई बिजनेस जो है लोग डेवलप करते हैं। लकड़ी मिल रही है, लकड़ी से रिलेटेड बिजनेस चलेगा, जो मेडिसिन मिल रही है उससे रिलेटेड बिजनेस चलेगा। मीन्स इंसान उसको यूज ही करेगा, वो वेस्ट नहीं जाता है। द रिवर वैली एंड ट्रेसेस प्रोवाइड फर्टाइल land for cultivation of crops. The mountain slope have thick forest which provide several products like timber, medicines, gum, resins. तो इन सब से भी हम बहुत ज्यादा फायदा ले लेते हैं। अब इतनी सुंदर जगह होंगी तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को अट्रैक्ट करता है। मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग शांति की खोज में वहां पे भी जाते ही है। शांताबाई वाली खोज नहीं, शांति मीन्स पीसफुल माइंड की जो खोज है, उसके लिए हम ऐसी जगह विजिट करते हैं। ये चीजें हमें अट्रैक्ट भी करती है। जब आपको अट्रैक्ट कर रही है तो दुनिया इतनी बड़ी है, इनको भी कर रही होंगी। मीन से टूरिज्म को भी बढ़ा रहा है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे लोग जाते हैं। एज वेल एज यहाँ पर बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती है वो भी होती है, रिवर राफ्टिंग होगी, पैराग्लाइडिंग होगी। तो ये सारी जो है ना, ये एक्टिविटीज भी यहाँ पर होती ही है। तो ये भी वहां पर मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, तो टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और टूरिस्ट यहाँ पे जाकर के इतनी सारी एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। तो भाई नेचर है तो वो कहीं से आपको मतलब अपसेट नहीं करने वाला, ठीक है, आपका मन उदास नहीं करेगा, ये आपको फायदा ही देगा, बशर्ते आप उसका यूज सही तरीके से कर रहे हो तो ही। Beside being ideal place for people to live in, mountains are a great tourist attraction too. The adventure sport like skiing, river rafting and paragliding are a great attraction for tourists. तो भाई इतनी सारी जब चीजें प्रोवाइड करेंगे तो आप कैसे कह सकते हो कि नेचर आपके साथ सही नहीं है। नेचर आपको खूबसूरती भी दे रहा है, उसके साथ में बहुत सारे बेनिफिट्स भी दे रहा है, ठीक है। तो
अपने नेचर को सेव करें, प्रोटेक्ट करें। माउंटेन्स तो हो गया है, अब हम सेकंड पे आते हैं प्लेट्यू पे। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि माउंटेन्स और प्लेट्यू जो है इसमें डिफरेंस क्या होते हैं, तो वो भी अब हम समझते हैं। तो फर्स्ट जो लैंडफॉर्म्स है वो हमने क्लियर कर लिया। क्या? माउंटेन्स, माउंटेन्स के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली कि माउंटेन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और ये इंसान को किस तरीके से बेनिफिट देते हैं। मैंने तो आपको एकदम मेन मेन बेनिफिट बताए हैं, जब आप देखने जाएंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिलेंगे। देखो ये जो माउंटेन्स है वो कितने सारे चीजों को कंजर्व भी कर रहे हैं। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे जो है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी। ये ना सिर्फ प्लांट्स को, जितने भी वनस्पति वगैरह है तो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जो बड़े बड़े जानवर है, एनिमल्स है, तो इनको भी कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्ट करके ही रख रहे हैं। ठीक है, इनके अंदर होते ही है, हम देखते हैं, तो हमको ये सारी चीजें भी यहाँ पर मिल जाती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्लेट्यू। अब प्लेट्यूज एक्चुअल में होते क्या है, देखो हमने जो मतलब पढ़ा हुआ था अभी तक के, हमने क्या माउंटेन्स पढ़े थे, तो माउंटेन को हमने इस तरीके से देखा था कि बहुत ज्यादा हाइट में है, बहुत बड़े बड़े हैं, इस तरीके से। तो सिमिलरली जो है प्लेट्यूज जो है, अगर हम उसको बात करें तो प्लेट्यूज क्या होते हैं उससे थोड़े हटके, ये क्या होंगे कि ये थोड़े मतलब ये भी उतने ही पुराने भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर। लेकिन इनका क्या होता है, ये भी हमारा जो सरफेस है उससे थोड़े उठे हुए होते हैं, लेकिन ये ऊपर से प्लेन होते हैं। ठीक है, उनसे थोड़े कम, लेकिन ये ऊपर से प्लेन होंगे, इस तरीके से इनका सरफेस होगा। मतलब जो ऊपर की किनोर बनती है ना, तो वो इसमें मौजूद नहीं होती है, और इसे ही हम प्लेट्यू कहते हैं। मतलब ये फ्लैट होते हैं, एकदम टेबल जैसे फ्लैट होता है ना, उस तरीके से ये फ्लैट होते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्लेट्यूज कहते हैं। इसकी हाइट भी बहुत कुछ हो सकती है, मतलब 1000 मीटर से सेवरल थाउजेंड मीटर्स हो सकती है। ये सिमिलरली जैसे हमारे माउंटेन्स थे ना, वो कितने भी पुराने एज के थे, तो ये भी यंग भी हो सकते हैं, ओल्ड भी हो सकते हैं, मतलब ये भी किसी भी एज ड्यूरेशन के हो सकते हैं। अब प्लेट्यू इज अ फ्लैट टेबल लैंड रिस्पॉन्सिबल स्लिप स्टोन स्लोप्स ऑन वन और मोर साइड। देखो स्लिप जो स्लोप्स है वो भी हो सकते हैं वन और मोर साइड से, कहीं से फ्लैट नहीं हो, ये भी हो सकते हैं। इट्स हाइट मे बी वेरी फार फ्रॉम 1000 मीटर्स टू सेवरल 1000 मीटर, डजन मैटर, ये कितने भी हो सकते हैं। और आप इस तरीके के देख रहे हो, आपको एक मतलब हम लोग बहुत सारे देखते हैं, बहुत सारे प्लेट्यूज के ऊपर कि यहीं पर हम मिनरल्स वगैरह जिसकी भी खोज करनी होती है, तो वो हमें इसी के पास में मिलते हैं। क्लियर? इन्हीं के इसमें लाइक माउंटेन्स प्लेट्यू टू मे बी यंग और ओल्ड, द Deccan plateau of India and the plateaus of Brazil and Australia are a few old plateaus of the world. The height ranging between 4000 to 6000 मीटर अबोव सी लेवल। ठीक है, मतलब देखो अभी मैंने क्या बात की कि ये बड़े छोटे भी हो सकते हैं, कितनी भी हाइट हो सकते हैं। तो अगर हम सबसे मतलब बड़े बड़े प्लेट्यूज के ऊपर बात करें तो डक्कन प्लेट्यू, और जो ब्राजील का प्लेट्यू है, प्लेट्यू ऑफ ब्राजील, तो ये सबसे बड़े से जो प्लेट्यूज है उसमें से एक आते हैं, हाईएस्ट प्लेट्यूज में से। लेकिन जो डक्कन का प्लेट्यू है वो सबसे पुराना है, जो ओल्डेस्ट है ना, मतलब हाईएस्ट तो है ही है, तो प्लेट्यू इन द वर्ल्ड है। और साथ ही साथ इसको रूफ ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, या जो ये जो तिब्बत का पठार है, इसको वर्ल्ड की, विश्व की छत भी कहा जाता है, क्योंकि ये इतना बड़ा है, इसी वजह से इसे। और आपके पीछे तिब्बत का पठार लगा भी हुआ है। इवन आप अब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब आप मैप खोलेंगे, और मैप खोलने के बाद में वहां पर आप तिब्बत का पठार सर्च करेंगे। ठीक है, जितने भी हम लोगों ने यहाँ पर यूज किए हैं, जैसे मैंने माउंटेन्स जब पढ़ा रही थी, तो माउंटेन्स में भी मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए हैं। क्लियर? तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यहाँ पर कि आप वो माउंटेन्स को ओपन करेंगे, और उन माउंटेन्स में जा करके आप मैप में जाएंगे, आपके बुक्स में भी वो मैप लगे हुए हैं। क्लियर? तो आप वहां पर उन मैप को जब जो माउंटेन्स आप उसको क्लिक करेंगे कि भाई इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो मैं ले चुका हूँ। ठीक है, भले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मिली है, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बट आपको वो प्लेस पता होना चाहिए सिचुएटेड है। सिमिलरली आप ब्राजील का प्लेट्यू भी देखेंगे, आप तिब्बत का भी देखेंगे, और तिब्बत पे जाके आप वहां पे क्या लगाएंगे, हमने मतलब छोटे से इसमें, या वहां जगह नहीं है, कोई इशू नहीं, उसको और गंदा ना
हाईलाइट करेंगे, ठीक है, हाईलाइटर से आप उसको हाईलाइट करेंगे। देन ऊपर कहीं पेन या पेंसिल से आप एक नोट डाल के लिखेंगे कि इसी को जो तिब्बत है ना, यहाँ पर आप 1 नंबर मेंशन कर दे। यहाँ जाकर आप लिखेंगे कि 1 नंबर पे कि भाई ये रूप ऑफ वर्ड है, ठीक है, इसे ही वर्ड की रूप कहा गया है, ये सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है। ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप नेक्स्ट टाइम वो पन्ने को पलटेंगे तो आपको क्या होगा, वो चीजें दिखेंगी और वो रिकॉल होने लगेंगी। तो बेस्ट सोल्यूशन है मतलब चीज़ों को याद करने का, चीज़ों को मेमोराइज करने का और मतलब उससे फैमिलियर होने का। आज आप लेक्चर दे रहे हैं, आप परसों एक बार फिर से देखेंगे, एक बार आप बुक खोल के देखेंगे, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली परमानेंट लॉन्ग बेस पे आपके पास में याद हो जाएंगी। अब भाई हमने माउंटेन्स के मतलब फॉर्मेशन के ऊपर भी बात की थी, तो ऑब्वियस सी बात है हमें प्लेट्यूज जो है वो कैसे बनते हैं वो भी देखना होगा। तो प्लेट्यूज बनने के भी बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे कुछ जो होते हैं वो अर्थ की क्रस्ट जो है उसके बिहाफ पे बनते हैं। सॉरी। हाँ जी, तो हम प्लेट्यू के फॉर्मेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो देखो प्लेट्यू हम लोगों ने माउंटेन्स के फॉर्मेशन के ऊपर भी बात की थी, तो सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। यहाँ पर भी इंटरनल एक्सटर्नल प्रोसेस के दौरान प्लेट्यूज जो है वो भी क्रिएट हो सकते हैं। कुछ जो होते हैं जियोलॉजिकल अपलिफ्ट जो होते हैं उसके वजह से, अपलिफ्ट के वजह से भी प्लेट्यूज जो है वो मतलब बनते हैं। मतलब लार्ज मतलब क्या, एक जगह से मतलब बहुत सारे जो अर्थ है ना, अर्थ के क्रस्ट से बहुत सारी चीजें धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, ठीक है। तो वो जो मूवमेंट होता है अपवर्ड मूवमेंट्स, तो उसके रिजल्ट से भी ये बनता है। कुछ जियोग्राफिकल अपलिफ्ट होते हैं, अपलिफ्ट है वो एक्चुअली, तो इसके रिजल्ट से भी हमें प्लेट्यूज मिलते हैं। सम प्लेट्यूज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ जियोग्राफिकल अपलिफ्ट और द slow upward movement of a large part of stable area of the earth's crust, ठीक है। मतलब बहुत सारे, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि सॉरी कि ये सारी जो प्रोसेसेस होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, और इतनी स्लो होती है कि हम इसको कैप्चर भी नहीं कर सकते, कि हम देख भी नहीं पाते कि इतनी ज़्यादा लंबी लंबी प्रोसेस चल रही है, इतनी स्लो प्रक्रियाएं चल रही है, हो रही है, एक्टिविटी हो रही है और ये सारी चीज़ें उठ रही है। क्लियर। तो क्या होता है कि देखो जमीन के अंदर बहुत सारी चीजें हलचल होते रहती है, तो उससे भी मतलब होता है, धीरे धीरे जो क्रस्ट है वो ऊपर उठते जाती है और इस तरीके से ये इस तरीके का प्लेट्यू बन जाता है। अगर इसका आपको एग्जांपल देखना है तो एमपी क्या आप जो छोटा नागपुर का पठार है उसका देख सकते हो, जो झारखंड रीजन में फैला हुआ है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको जाकर के मैप में देखेंगे कि छोटा नागपुर का पठार जो है वो कहाँ पर बना हुआ है। और मैं आपको इसके लिए एक मेथड बता दूं कि आप किस तरीके से सारी जो चीजें हैं उसको कैसे आप चीजों को क्या करेंगे कि आप किस तरीके से देख पाएंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ छोटा नागपुर का पठार कि आप किस तरीके से चीजों को कैप्चर करेंगे। देखो सपोज यहाँ पर अभी हम लोगों ने बात की है छोटा नागपुर का पठार। अब एक चीज यहाँ पर मैं वो कहूंगी कि आप सोचेंगे कि मैं इतना सारा बर्डन बढ़ा रही हूँ, तो मैं बर्डन नहीं बढ़ा रही हूँ। चीजें जो हम पढ़ते जा रहे हैं तो उसके साथ में ही हम चीजों को भी सीखे ना। ऐसा नहीं कि हम एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे वहां पे मैपिंग सीखेंगे। तो बेस्ट है कि जब आप चीजों के बारे में देख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, तो आप तुरंत अपना मैप खोलिए, ठीक है। आपके पास में आप एटलस नहीं ले रहे हैं, आपके पास में अपने बुक है उसके अंदर भी मैप बने हुए हैं, वहां पे जाकर के आप देखो। आप लेक्चर ऑनलाइन देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे सॉरी आप गूगल जाकर के मैप देख सकते हो, वहां पे भी आप सर्च कर सकते हो कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है। तो इससे कितनी चीजें आपको क्लियर होंगी वो मैं बता दूं। देखो अगर आप देख रहे हैं कि छोटा नागपुर का पठार, आपके पास मैप नहीं है, ये मैप है, तो आप जाएंगे छोटा नागपुर का पठार देखने के लिए, ठीक है। जब आप छोटा नागपुर का पठार देखने के लिए जा रहे हैं तो आप गूगल करेंगे, फिर आप छोटा नागपुर का पठार देख लेंगे, तो आपको एक रीजन में यहाँ पर पूरा फैला हुआ छोटा नागपुर का पठार मिलेगा। फिर उसके साथ में जब आप छोटा तो ढूंढ ही चुके होंगे, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि आप ये देखेंगे कि भाई ये इंडिया के किस रीजन में है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर जो है, आपको यहाँ पर झारखंड दिखाई देगा, इस साइड पश्चिम बंगाल दिखेगा, नीचे उड़ीसा, इधर छत्तीसगढ़। तो यहाँ से आपकी कितनी सारी चीजें क्लियर हुई, आपको यहाँ पे मतलब इतनी सारी लोकेशंस के बारे में भी पता चल गया, स्टेट पता चल गई कि यहाँ पर ये स्टेट्स है। फिर छोटा नागपुर का पठार जो है वो कितनी स्टेट्स में फैला है, कितने रीजन्स में फैला हुआ है, तो ये सारी चीजें भी आपको पता चलती जाएंगी। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि आप हर एक चीज जो है उस तरीके से देखेंगे। तो आप यहाँ पे मैप पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार, ये जो मेरी फिंगर घूम रही है, दिख जाएगा। और आप देखेंगे कि मैंने अपने मैप में कितनी सारी खिचड़ी भी पकाई हुई है, क्योंकि चीजों को समझने के लिए आप खिचड़ी पका रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको भी व्यवस्थित पकाए कि बाद में जब आप खुद उस पर पढ़ने जाए तो आपको वो चीजें समझ में आए।
Certain plateau lie between mountain formation due to the collision of section of the earth crust, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एक्सटर्नल प्रक्रियाएं होती है तो वहां पर भी जो अर्थ का क्रस्ट है उसके कॉलिजन के थ्रू भी प्लेट्यूज जो है वो बनते हैं, और इस प्लेट्यू को इंटर माउंटेन प्लेट्यूज भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो तिब्बत का जो प्लेट्यू है वो इसका एग्जाम्पल है, रिजल्ट है वो कॉलिएशन का अर्थ जो है ना इसी के से बना हुआ है। और आपको पता है कि ये वाला जो है मतलब जो प्लेटें टकराती है, ठीक है, तो क्या हुआ एक मतलब टकराने से क्या हुआ उसके इससे बहुत सारा मतलब देखो जब दो चीजें टकराई तो चिंगारी तो उठती है ना, मतलब क्या होगा इन दोनों के ठोकरों से क्या होगा इसके जो परतें निकलेंगी, तो ये जो परतें निकली है तो ये अपना एक अलग प्लेट्यू स्थापित कर लेती है, क्रिएट कर लेती है। तो इसी को हमने कॉलिजन बिटवीन द इंडियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट, तो ये जो तिब्बतन प्लेट है, सॉरी जो तिब्बतन प्लेट्यू है तो वो किसका कॉलिजन है कि इन दोनों के कॉलिजन से ही वो बना हुआ है। तो तिब्बतन प्लेट और इंडियन प्लेट जब टकराती है तो इसके कॉलिजन से बनता है तिब्बतन प्लेट्यू, और तिब्बतन प्लेट्यू को हमने देखा था कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेट्यू है। प्लेट्यूज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ सो मैनी ईयर्स भी है। इसमें एक चीज यहाँ बाद में देखो जो प्लेट्यूज होते हैं सिमिलरली जिस तरीके से माउंटेन्स बने थे वैसे ये किससे उससे भी बनता है, किससे जो हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ था ना कि जैसे ही मतलब एक वॉल्केनिक आता है फिर उससे लावा निकलता है और वो लावा से क्या होता है एक माउंटेन क्रिएट हो जाता है, तो सिमिलरली उसी लावा से प्लेट्यू भी क्रिएट होते हैं। लावा फ्लोज दैट सेपरेट स्प्रेड ओवर 100,000 स्क्वायर किलोमीटर spread over hundreds of thousands of square kilometer buildings up the land surface are called volcanic or lava plateaus. The Deccan Plateau is a lava plateau that was formed over a period of more than 1 million years. तो भाई कोई भी चीज हो तो हर किसी को समय तो लगता ही है। तो एग्जाम्पल्स आप देख रहे हो, जब भी आप इनको मैप में जाके देखेंगे तो आपने छोटा नागपुर का तो आप वहां पे डालोगे कि ये किसका रिजल्ट है, ठीक है। आप तिब्बतन प्लेट्यू डाल रहे हो तो वहां पे डालेंगे, जैसे ही आप दक्कन का प्लेट्यू डालेंगे तो आप वहां लिखेंगे कि ये वॉल्केनिक प्लेट्यू है, ये लावा प्लेट्यू है। क्लियर। अब प्लेट्यूज तो हम लोगों ने इतने सारे देख लिए कि भाई इस तरीके से प्लेट्यूज बनते हैं, अब इनकी इंपॉर्टेंस भी देखेंगे, लेकिन साथ में इम्पोर्टेंस तो देख रहे हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्यों है, जैसे कि माउंटेन देखा था कि ये कितने ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट बने हुए हैं, सिमिलरली प्लेट्यूज भी उतने ही इम्पोर्टेंट बने हुए होते हैं। जितने भी मिनरल्स हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे मिनरल देखते हैं हम लोग, बहुत सारे आयरन हो गए, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, तो ये सारे जो है इनके लिए घर कौन बना हुआ है, प्लेट्यूज। आप जब भी देखोगे कि कोई भी जो माइन है जिस टाइप की जो भी मतलब फैक्ट्रीज वगैरह होती है तो ये इसी के आसपास क्यों होती है। जब हम मिनरल्स वाले सेक्शन में पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी माइंस कारखाने वगैरह देखेंगे कि इन्हीं एरिया में है। छोटा नागपुर का पठारा पढ़ने जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीजें होती है कि यहाँ पर बहुत ही मतलब भारी भरकम मात्रा में मिनरल्स मिलेंगे, आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर फाउंड की जाती है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर क्रैक्स भी होते हैं, देखो इन लोगों के बीच में, जैसे कि एक प्लेट्यू ये हो गया, एक प्लेट्यू ये हो गया, तो भाई यहाँ पर इनके जो स्लोप्स है तो वहां पर वाटरफॉल्स भी बनते हैं। वाटरफॉल है डेफिनेटली कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में वहां पर सोचेंगे ही, ठीक है, तो ये चीजें भी यहाँ पर क्रिएट होती है। कई प्लेट्यूज जो होते हैं वहां पर क्या होता है वो लावा के बने हुए होते हैं जो आपको ब्लैक सॉइल यूज कराते हैं, जो कि फर्टाइल के लिए बेस्ट है, ठीक है, एक्सट्रीमली फर्टाइल के लिए बेस्ट होते हैं। कुछ प्लेट्यूज जो है वो फार्मिंग को भी सपोर्ट करते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज होती है, कोयला वोयला जो होता है ना ये सारी चीजें भी निकलती है। सेवरल पीपल सेटल्ड हियर, दीज आर अ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन। हाँ, अब चीजें हैं तो नेचुरल चीजें हैं तो भाई कहते हैं ना कि वो तो अट्रैक्शन होता ही होता है, और प्रकृति की चीजें हर एक चीज जो है ना वो बखूबी बहुत ही सुंदरता के साथ में बनाई गई है। प्लेट्यूज आर अ हाउस स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, सॉरी मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है रीड करने में। द प्लेट्यूज आर अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, आयरन ओरे, कॉपर, गोल्ड, डायमंड एंड सेवरल अदर मिनरल आर फाउंड हियर, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। रिवर्स फ्लोइंग डाउन द स्लोप्स ऑफ प्लेट्यूज फ्रॉम वाटरफॉल्स विच हेल्प इन जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीज। मैंने जो बताया कि इनके जो स्लोप्स है वहां से क्या होता है, प्लेट्यूज जो है वहां पर वाटरफॉल्स भी यूज होते हैं, देखो क्योंकि वहां पर आपको स्लोप ही चाहिए तो इनके जो स्लोप्स है वहां पे वाटरफॉल है, और वाटरफॉल है पानी है, मतलब आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब वही बेस्ट यूज है, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा मतलब
एकदम हाई फ्लो वाटर का वो चाहिए ना फ्लो, तभी आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हो, और वाटरफॉल का तो रहता ही रहता है। सम प्लेट्यूज आर मेड अप ऑफ लावा एंड प्रोवाइड ब्लैक सॉइल विच इज एक्सट्रीमली फर्टाइल। ठीक है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है ये ब्लैक सॉइल जो है, काली मिट्टी कहते हैं ना कि काली मिट्टी है तो जो हमारी फसल की उपज होंगी वो बेस्ट होने वाली है, तो यहाँ पर भी ये चीजें होती है, और एज वेल एज ये बहुत ज्यादा मिनरल्स भी प्रोवाइड करती है। एज प्लेट्यूज कैन सपोर्ट बोथ फार्मिंग एंड माइनिंग एक्टिविटी। अब फार्मिंग भी सपोर्ट कर रही है क्योंकि यहाँ पर ब्लैक सॉइल भी मिल रहा है, माइनिंग एक्टिविटीज भी कर रही है क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स तो भरे पड़े हुए हैं। सेवरल पीपल सेटल हियर क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इन्हें यहाँ पर ऑक्यूपेशनल जो है एटमॉस्फेयर वो मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि मतलब इतने सारे इन सब चीजों में, क्योंकि इकोनॉमी तो बेस्ट डेवलप हो रही है यहाँ पर नो डाउट, क्योंकि माइनिंग है, फार्मिंग है, तो माइनिंग में तो लगते ही लगते हैं। तो जब यहाँ पर इतने सारे मतलब यहाँ पर फिर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लोग लगेंगे काम करने के लिए, तो लोग यहाँ सेटल भी हो जाते हैं, तो ये आपको एक रोजगार भी प्रोवाइड कराने में मदद करते हैं। दीज आर ऑल्सो ग्रेट टूरिस्ट एट्रैक्शन। हाँ, यहाँ पर टूरिस्ट एट्रैक्शन भी होते हैं। अब हमारी बारी आती है प्लेन्स पढ़ने के लिए। अब हम बहुत ऊंचाई पे जा चुके हैं, तो भाई अब हम आ जाते हैं धरती के ऊपर और हम पढ़ने वाले हैं प्लेन। प्लेन सिंपल सी लैंग्वेज में बता दो, जहां पर आपका जो सरफेस है सराउंडिंग एरिया वो एकदम लेवल में होता है, जहाँ पे आप घूम फिर सकते हो, खेती कर सकते हो, आप खेल सकते हो। बेस्ट एग्जांपल आपके जो प्लेग्राउंड्स होते हैं वो, ठीक है, मैदान आप बोल सकते हैं इसे, मैदान जो है उसे ही हम प्लेन्स कह रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे आपको कोई उथल पुथल नजर नहीं आ रही है। ये तो पता है, क्लियर है कि हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है, आप कहेंगे कि मैम आपने पहले कहा था कि वो कभी भी एक जैसा है ही नहीं, वो इवन है ही नहीं, वो अनइवन है, वो कहीं पे उथली है कहीं पे पुतली है। तो भाई जो सरफेस उसका एकदम प्लेन वाला जाता है, एकदम प्लेन भी नहीं बोल सकते, मतलब यहाँ पे एकदम माइनर उथल पुथल है ये इस तरीके से, तो इसको हम प्लेन कहते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा कि जो आपके लेवल से बहुत ज्यादा ऊंचे है। ठीक है, मतलब आपका लेवल ये है, क्या आपका लेवल ये है, और ये जो बहुत ज्यादा ऊंचे है, तो तब हम इसे प्लेट्यू और माउंटेन्स का नाम देंगे, तब हम इसे एज अ प्लेन डिफाइन नहीं कर सकते। जब ये आपके लेवल में है, आप जिस प्लेस में रह रहे हो उसी के इक्वली जा रहा है, तो देन यू कॉल्ड इट प्लेन्स, राइट। अब प्लेन कैसे बनते हैं इसका फॉर्मेशन भी देखना ही पड़ेगा। तो भाई अभी हम लोगों ने प्लेटियो और माउंटेन्स को देखा था, तो ये इंटरनल प्रोसेस के थ्रू ही जो है वो बन रहे थे मोस्ट ऑफ। ठीक है, इंटरनल प्रोसेस जैसे जैसे हो रही थी तो ये बन रहे थे। अब हम इसमें एक्सटर्नल प्रोसेस जो है वो देखने वाले हैं कि कैसे प्लेन्स बनते हैं। देखो, हम लोगों ने जो एक्सटर्नल प्रोसेस है उसमें एक चीज पढ़ी थी कि जो नदियां होती है, जो रिवर्स होती है, तो वो अपने साथ में जो ऊपर का ही मतलब पानी से बह करके आया हुआ, हवा के द्वारा बह करके आया हुआ, वो एक जगह से उठ करके आता है और दूसरी जगह वो चीजें जो है वहां पर बिछा दी जाती है। ठीक है, इरोजन वगैरह में हम लोगों ने ये चीजें पढ़ चुकी थी। तो सिमिलरली कई नदियां क्या करती है, जैसे कि ये एरिया से बहते हुए आ रही है, हमने देखा कि वो पहाड़ों से भी बहते हुए आ रही है, तो वहां से ये कुछ ना कुछ लेकर के आती है, और जो प्लेन वाला एरिया आता है ना, मतलब जहां पे सपाट है, तो वहां पर कुछ चीजें ये छोड़ देती है। ठीक है, वहां पर छोड़ दिया तो इससे क्या होता है कि इसके छोड़ने से, जैसे नदी यहाँ से बहती हुई आई, इसने यहाँ से कुछ चीजें यहाँ पर छोड़ दी, वो छोड़ दी, फिर वो आगे बढ़ते जा रही है, फिर बीच में से कुछ उठाई उसने यहाँ छोड़ दी, तो ऐसे करते करते बहुत सारे प्लेन्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, और ऐसे सरफेस को ही हम प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी मतलब मोस्ट ऑफ प्लेन्स आर फॉर्मेड बाय रिवर्स एंड देयर tributaries as the river flow down and slope of mountains and plateaus। जैसे जैसे वो माउंटेन से और प्लेट्यू से जैसे जैसे वो स्लो डाउन होती है, तो अपने साथ में वो कुछ और को भी लेके जाती है, वो कभी भी अकेले नहीं बहेंगी। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है तो इसके साथ में यहाँ से कुछ ना कुछ वो लेकर के जाती है, तो वो जो मटेरियल होता है, जो इरोड मटेरियल होता है, वो वहां से कैरी करती है, और कैरी करने के बाद में उसको कहीं और डिपॉजिट कर देती है, और जहां पे वो डिपॉजिट करती है तो वो वाला एरिया जो है जो वहां से मतलब वो वाले एरिया में क्या कहते हैं, वहां पे वो बिछा देती है और वो प्लेन बन जाता है। तो ये क्या क्या चीजें वहां से उठा के लाएंगी, जैसे कि प्लेट्यूज और माउंटेन से निकल रही है तो वो यहाँ की मिट्टी उठा लेंगी, वहां के स्लिड्स उठा लेंगी, कंकड़ पत्थर जो छोटे छोटे होंगे, मिट्टी के टुकड़े होंगे, तो इनको साथ में लेकर करके आती है और यहाँ पे ला करके ऐसे छोड़ देती है।
मतलब मोस्ट ऑफ जो मैदान होते हैं तो वो कहाँ पर किसी न किसी बड़ी बड़ी नदियों के किनारे ही होते हैं। इन इंडिया जब आप पढ़ने जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो गंगा वाला है ना, गंगेटिक एरिया, तो वहां पर बहुत बड़ा मैदान मिलेगा आपको। इंडिया वाला जो रीजन है, अभी नेक्स्ट इसमें हम पढ़ने के लिए जाएंगे, तो यहाँ से लेकर के इंडिया में यहाँ तक कि आपको पूरा मैदान ही मैदान दिखने वाला है। और वो मैदान किसका रिजल्ट होगा? वो गंगा रिवर के और उसके जो साथ में जो अलग उसकी जो टेरिब्यूटरीज है उसके द्वारा लाया हुआ जितना भी स्लेट्स है, सैंड है, इन सब से बना हुआ वो मैदान होने वाला है। सो लो लाइंग फ्लैट रीजन विथ वेरी जेंटल स्लोप आर कॉल्ड प्लेन्स. Most of plains are formed by rivers and their tributaries. As the river flow down the slope of mountains and plateaus, they erode material and carry deposit like sand and silt along the valleys. नेक्स्ट इसमें हम देखने जाए तो बहुत सारे हैं, मतलब ये जो वो उठा करके लेके आता है ना सिल्ट और जो सैंड है, इन सबको एलुवियम कहते हैं। मतलब जितने भी मिट्टी वगैरह इस टाइप के एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो मटेरियल्स हैं उन सबको आप ये नाम दे सकते हो। और ये क्या करता है, ये फर्टाइल प्लेन ऑफ द फॉर्म मोस्ट फर्टाइल प्लेन ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत ज्यादा, क्योंकि इतनी सारी चीजें जो प्लेट्यू से लेके आ रहे हैं, माउंटेन से लेकर के आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर खेती तो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो है वो इसमें आने वाले हैं साथ ही साथ। अब अगर आप इंडिया में एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो आप गंगेटिक प्लेन इन इंडिया एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब मैं फिर से अगेन क्या कहना चाहिए, मैं आपको हिंट करूंगी। आप जाकर के मैप खोलिए और वहां पर गंगेटिक प्लेन जो है उसे देखिए कि कहाँ पर ये है और कितना बड़ा है, कितने एरिया को कवर करता है ना। तो चीजें हमारे पास और क्लियर होते जाएंगी, क्योंकि अब मैं एक और बात बता दूं कि हम आगे चल के इन सारी चीजों को और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम अर्थ के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जो पूरे अर्थ है तो उसके जो बड़े बड़े मेजर कंटेंट्स है ना, तो उन सभी को देख रहे हैं। अब हम ग्लोब में घूमते घूमते जाकर के ना हमारे एरिया में भी आने वाले हैं और बहुत सारे एरिया को भी कवर करने वाले हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो मैं कह रही हूँ उसे फॉलो करेंगे और अभी ही उन सारी चीजों को नोट डाउन करते जाएंगे, ताकि हम आगे उसको डिटेल से जब पढ़े तो आपके आधे जो बेसिक डाउट्स है, ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन की। तो प्लेन की भी भाई अपने आप में बहुत सारी खूबी है। जैसे कि आपको पता है कि प्लेन्स, ठीक है, ये पूरे एक प्लेन सरफेस में है। ठीक है, तो प्लेन सरफेस में तो बहुत सारी चीजें जो हम प्लेट्यूज में मिस कर गए थे, जो माउंटेन्स में मिस कर गए थे, तो उसको फुलफिल हम यहाँ करेंगे। जाहिर सी बात है, प्लेन है तो यहाँ पर आपको रहने की दिक्कत नहीं होगी। अब आप प्लेन के यूज में ये ना कह दे कि यहाँ पर खेलने में प्लेग्राउंड बहुत अच्छा बनने वाला है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आपके लिए प्लेग्राउंड जो है वो बहुत मतलब आप क्लियरली खेल सकते हो, ना कि आप माउंटेन और प्लेट्यू के ऊपर जा करके खेलेंगे। क्लियर, क्योंकि वहां पर क्या है, अनइवन सरफेस है और यहाँ पर जो है ये एकदम क्लियर सरफेस है, तो आप यहाँ पर खेल सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर ये वाला जो सिचुएशन है, यहाँ पर इंसान भी रह सकते हैं, क्योंकि सरफेस अच्छा क्लियर होना है रहने के लिए। तो मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है, इवन पूरी पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पर बिलोंग करती है, इस टाइप के सर्फेसेस पे। रोड्स, रेल, ट्रैक जितनी भी है ना, तो इन सब चीजों के लिए भी क्या काम आता है, मेन जो प्लेन्स है वो काम आते हैं। ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्टेशन जब अच्छा डेवलप होगा, वो एकदम स्मूथ चल रहा है, तो ट्रेड भी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड होगा। ठीक है, जब अगर आप प्लेट्यूज की बात करें, ये छोटा नागपुर का पठार ले लिया, तो भाई इसके कनेक्शन आप दूसरों से क्लियर रखेंगे तभी तो यहाँ के जितने भी बेनिफिट उठ रहे हैं तो आप पूरे लोगों तक के पहुंचा पाएंगे, ट्रेड डेवलप्ड होगा। चलो मेन पॉइंट पे आ जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स की। प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। प्लेन जो है, प्लेन्स में ही जो जितनी भी पॉपुलेटेड एरिया है वो तो है ही है। फर्टाइल सॉइल है, क्योंकि यहाँ पर नदियों द्वारा बहाया गया इतना अच्छा अच्छा मटेरियल आकर के डला हुआ है। यहीं पर आप खेती कर सकते हो, आप मतलब एग्रीकल्चर डेवलप कर सकते हो। यहाँ पर पानी की अवेबिलिटी है, ये सब न वो प्रोवाइड कराता है। इवन प्रोवाइड लैंड फॉर कल्टिवेशन, खेती के लिए भी ये प्रोवाइड कराता है, बट ऑल्सो मेक इट ईजी टू बिल्ड हाउसेस, कंस्ट्रक्ट रोड एंड ले डाउन रेलवे लाइन्स, क्योंकि यहाँ पर स्मूथली इन चीजों को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। सपोज ये पहाड़ बना हुआ है, अब आप यहाँ पर घर बनाएंगे तो क्या रह पाएंगे?
भाई मैं तो यहाँ से दरवाजे से निकलूँ तो सीधे बहते बहते किसी नदी में जाकर के गिर पड़ूँ, है ना। तो बेस्ट क्या है, आप रोड पे रहे। रेलवे ट्रैक है, क्योंकि ऊपर चढ़ने में जाहिर सी बात है दिक्कत होगी, जब नीचे आने लगेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा स्पीडली नीचे गिर जाएंगे, तो आप यहाँ पे भी नहीं रेलवे ट्रैक कर सकते, तो ये ज्यादा सही है। तो यहाँ पे रोड यूज कर सकते हो। आपने देखा जब हम पहाड़ियों में मतलब हमारी रोड या रेलवे ट्रैक जब जाते हैं तो इस तरीके से जाते हैं, देखा, इस तरीके से, फिर ये हल्का सा ऐसा कट मारते हैं, फिर एकदम स्लो डाउन ऐसे, वो सीधे ऐसे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी जब हमको पहाड़ियों में भी डेवलप करना होता है ना, तो हम वहां पर भी पहले एक प्लेन बनाते हैं, फिर वहां पे इन चीजों को कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट। तो ऐसे डायरेक्टली जो स्लोप्स होते हैं वहां पे तो क्रिएट करते नहीं है, वहां पे भी हमें पहले प्लेन क्रिएट करना होता है, आफ्टर दैट हम वहां पर ये चीजों को कंस्ट्रक्ट करते हैं। देन हम फिर आगे देखें तो जो गुड रेलवे लाइंस है वो नॉट ओनली एड टू बेटर कनेक्टिविटी बट ऑल्सो प्रमोट ट्रेड। जाहिर सी बात है कि जब आपके पास में अच्छी कनेक्टिविटी है, मतलब आप एक शहर से दूसरे जगह जा रहे हो, तो आप ट्रेड को भी कनेक्ट कर पा रहे हो। जैसे मैंने बताया ना कि प्लेट्यू जो है, यहाँ पर अगर आपने इतने सारे मिनरल्स को निकाल भी लिया तो क्या ही करोगे जब आज तक कि आपकी उसकी कनेक्टिविटी दूसरों से नहीं है। तो ये ट्रेड वगैरह में भी बेनिफिट देता है। सम ऑफ दीज प्लेन्स एंड रिवर बैंक हैव बीन क्रेडल्स ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन। अब हमने जब हिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ा था, तो एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि वहाँ के जो सिविलाइजेशंस है वो भी प्लेन पे ही मिले हुए थे, मतलब रिवर के किनारे, नदियों के किनारे जितनी पढ़े थे ना हमने, सिंधु नदी, इंडस रिवर पे देखा था, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सिविलाइजेशंस, तो ये सारी चीजें भी हमने वहीं देखी थी। तो ये भी उसी के प्लेन के पास में ही रहे थे। तो दैट्स ऑल अबाउट प्लेन्स के साथ साथ हमने प्लेट्यूज को भी पढ़ा है, हमने माउंटेन्स को भी पढ़ा है, और इतनी सारी चीजों को जब पढ़ लिया तो आपको बहुत अच्छे से पता हो गया होगा कि इनका इन्फ्लुएंस हमारी ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या पड़ता है। तो आई डोंट थिंक कि मुझे अब आपको ये चीजें एक्सप्लेन करनी पड़े कि जो इन्फ्लुएंस ऑफ माउंटेन्स, प्लेन्स और प्लेट्यूज है कि वो उनका उसका ह्यूमन लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है। तो जब हमने इतनी सारी चीजें अच्छे से समझ ली है तो हमें अच्छे से वो चीजें भी समझ में आ रही है। ये जो मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने एक सरप्राइज वाली बात की थी, तो ये सरप्राइज वो है कि आपको इन्फ्लुएंस जो है वहां से इसे ढूंढ के ला रहा है। मतलब सारी चीजें तो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन अब आपको एक अच्छे से रिटर्न आंसर में मुझे बताना होगा कि आपने पूरे चैप्टर से क्या सीखा और उसका ह्यूमन लाइफ पे क्या इन्फ्लुएंस है, क्या असर पड़ता है। तो आप ये आंसर राइटिंग मुझे इन कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। अभी हम समझ ले, देखो माउंटेन्स जो है मतलब सारी चीजें अपने 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 जगह पर अलग अलग रहती है। अगर आप पहाड़ों के ऊपर जाकर के देख रहे हैं तो पहाड़े जो चीजें प्रोवाइड करा रही है वो प्लेट्यू नहीं करा रहे, जो प्लेट्यू करा रहे हैं वो माउंटेन, वो प्लेन्स नहीं करा रहे, ठीक है। जो प्लेन करा रही है वो पहाड़ नहीं करा रहे। मैंने आपको बताया कि क्या हम माउंटेन और जो प्लेट्यूज है उसके ऊपर घर बना सकते नहीं ना, तो जो प्लेन है उसकी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है ह्यूमन लाइफ में, ठीक है। मतलब प्लेन्स के ऊपर आप घर बना पा रहे हो, आप बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आप रोड बना रहे हो, ये सारी चीजें तो ये हम यहाँ नहीं कर सकते। सिमिलरली आपको प्लेन्स जो है वो चीजें अवेलेबल नहीं करा सकता जो माउंटेन और आपको प्लेट्यूज जो है वो प्रोवाइड करा रही है। जब आप माउंटेन्स के ऊपर जाए तो वहां पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ काइंड के एनिमल्स मिल जाएंगे, लोग मतलब रह रहे हैं, काइंड ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स वहां पर दिख जाएंगे, जो चीजें आपको नॉर्मल लोकल में नहीं दिखने वाली, क्योंकि ये प्लेन है और ये इंसानों के लिए बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको ढेरों प्रजाति के भांति भांति प्रकार के जानवर मिलेंगे, वनस्पतियां मिलेंगी, जिसके अपने यूजेस है, ना सिर्फ इंसानों के बल्कि सॉरी मतलब वहाँ के जो नेचर है तो उससे हम अपना कितना फायदा ले रहे हैं इंसान। देखो ये यहाँ से हम अपने मेडिकल प्लांट्स तो ले रहे हैं, इसके साथ में हम यहाँ से अपनी इकोनॉमी भी डेवलप कर रहे हैं। कई बिजनेस ऐसे हैं जो बेस्ड है फॉरेस्ट के ऊपर, जो बेस्ड है माउंटेन्स के ऊपर, क्योंकि माउंटेन के ऊपर पूरे फॉरेस्ट ही तो डेवलप्ड है भाई, तो इनके ऊपर प्लान बेस्ड है। तो यहाँ से इंसान जो है वो यहाँ से भी बेनिफिट ले रहा है। अगर हम प्लेट्यूज के ऊपर बात करें तो भाई प्लेट्यूज के ऊपर बहुत सारे भंडार है मिनरल्स के, ठीक है। और हर एक जो मिनरल है वो आपको कहीं ना कहीं काम करता है। आपको वहां पर कोयला मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा, गोल्ड, कॉपर, ये सारी चीजें मिलती है। आप छोटे नागपुर के पठार के ऊपर जाके देखेंगे तो वहां पर आपको लोहा, आयरन, ये सारी चीजें जो है वो मिलते जाएंगी। क्लियर। तो सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है ह्यूमन लाइफ के ऊपर। आपको बस करना है एक प्रॉपर वे में आंसर राइट करके मुझे बताना है, ताकि मैं भी तो समझूं कि भाई हमने जो चीजें समझी है वो कितनी अच्छे से समझी है और कितनी नहीं। तो आई होप आपको आज का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमेशा की तरह मैं कहूंगी कि आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं, तो हम उस डाउट को भी क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।